दोस्तों, ये सालों पुरानी बात है। जब मैं स्टेशन पर काम करता था। मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ और सालों पहले मेरी ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगी थी। तो वहाँ पर मुझे रेलवे विभाग वालों को लाल और हरी झंडी दिखाने के बाद और भी कामों पर उचित समय पर ध्यान देना पड़ता था। एक दिन मजूरा जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर अटक गई। मैंने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। शायद कुछ गड़बड़ थी जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। पहली बार तो मुझे भी लगा कि शायद उन्हें अंधेरे में हरी झंडी दिखाई नहीं दी, जिस वजह से ट्रेन शायद अभी तक यहाँ पर अटकी हुई है। लिहाजा मैंने बगल में मौजूद बल्ब को जलाया, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रेन तो उसी तरह उसी स्थान पर अटकी हुई थी। मैं लगातार हरी झंडी दिखाने में बिजी था, लेकिन उस समय मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं था। फिर मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो झुंड में बोल रहे थे। उनका कहना था कि ट्रेन के इंजन में अचानक ही कुछ गड़बड़ हो गई है और इस गड़बड़ में जल्दी से सुधार करना आसान नहीं होगा। इतना सुनते ही मैंने अपने काम धंधे को वहीं छोड़ा और ट्रेन के पास पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि ट्रेन के अगल बगल में कुछ लोग छानबीन करने में लगे हुए हैं कि ट्रेन में गड़बड़ कहाँ पर हुई है। बगल से एक पटरी और गुजरती थी, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी थी, जिस वजह से उसके ऊपर से ट्रेनों का आगमन बिल्कुल भी नहीं होता था। वो किसी खंडर की तरह बनी हुई थी। दरअसल सालों पहले एक एक्सीडेंट के दौरान यहाँ की पटरियाँ उखड़ गई थी। फिर उस स्थान को छोड़कर एक टुकड़े को दूसरे स्थान पर लगा दिया गया और ट्रेन वहीं से गुजरने लगी। खैर, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई चल रहा है और वो कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि पूरा झुंड वो पटरियों पर चल रहा था। पहले तो ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उनके कदमों की आहट और तेज़ होने लगी तो मैं इधर उधर देखता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच लोको पायलट मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगा, अरे सम्राट भैया, ज़रा इधर आना। हम मिलकर ट्रेन की समस्या की तलाश करेंगे। शायद आसपास कोई गड़बड़ हो। फिर क्या था, फिर मैं ट्रेन के लोको पायलट के साथ ट्रेन की जांच करने लगा। एक तरफ मैं और लोको पायलट थे, तो दूसरी तरफ उस ट्रेन का टीटी भी समस्या को देखने में जुटा हुआ था। हम सभी की लाख कोशिश के बाद भी हमें ट्रेन की कोई समस्या नहीं दिखी और इसी तरह ढूंढते हुए हमारी नज़र एक बोगी के अंदर गई। तभी हमने देखा कि उस बोगी के अंदर लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। वहाँ पर शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी और मैं अपने साथ लोको पायलट को लेकर जब उस बोगी में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की की बॉडी से खून निकल रहा था। तेज़ गति से बहते हुए खून से उसे चक्कर आ रहे थे और उसके पास के खड़े लोग सिर्फ इस तमाशे को देख रहे थे। मैं उनके ऊपर भड़कते हुए बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक लड़की मुसीबत में है और तुम सिर पर मुँह उतार रहे हो। फिर तत्काल ही मैंने उस लड़की को स्टेशन पर मौजूद एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। दरअसल उस लड़की के हाथ में एक जोर की चोट आई थी। उसकी हथेली पूरी कट चुकी थी। बाकी लोगों का कहना था कि जब उस लड़की ने अपना हाथ ट्रेन की बोगी से बाहर निकाला तो अचानक ही उसके हाथ से खून बहने लगा। सिर्फ एक पल में ही ऐसा हुआ था। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ट्रेन के अगल बगल में मौजूद सारी लाइटें करीबन 7 फीट की दूरी पर होती है। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि उस लड़की के हाथ से अचानक ही खून बहने लगे। उन सभी की बातों में मुझे बिल्कुल भी दम नहीं लगा। इस समय ट्रेन की जांच करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो मैंने एक बार फिर उन सब की बातों को वहीं दबा दिया और फिर लोको पायलट के साथ मिलकर ट्रेन की जांच करने लगा। आधा घंटा बीत चुका था। ट्रेन के हर कोने को ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक हमें बिल्कुल भी ट्रेन की समस्या के बारे में पता नहीं चल पाया। इसी बीच दूसरे लोको पायलट से हमें एक खबर मिली कि टीटी के साथ उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, पर यकीन करना सच में बहुत ही मुश्किल होता है। इतना सुनते ही हम लोग पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। हम लोग जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि टीटी की हालत ख़राब थी और उनके बगल में दूसरे लोको पायलट भी बैठे हुए थे। टीटी डर के मारे पूरा काँप रहा था। टीटी की ये हालत देखकर मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मैंने ट्रेन के टीटी से पूछते हुए कहा, अरे साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? उन्होंने अपनी उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया और काँपती हुई आवाज़ में कहने लगे कि वहाँ पर कोई है जिसकी आंखें चमक रही है और उसके हाथों के पंजे मेरे छाती के अंदर घुस चुके हैं। दोस्तों, ये बात सुनते ही मैं थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था और मैं महीनों से इसी स्टेशन पर काम करते आया हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसे दृश्य को नहीं देखा। तकरीबन 4 महीने मैंने इस स्टेशन पर बड़ी शांति के साथ बिताए हैं।
आज पहली बार था जब ट्रेन के साथ साथ ट्रेन का एक टीटी भी बड़ी गंभीर अवस्था में था। फिर मैं थोड़ा खामोश होकर उस पेड़ की तरफ चल दिया। उस भयानक चीज़ के होने का संकेत था। कुछ देर के बाद जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे उस तरफ मत जाओ, उस तरफ घना जंगल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ट्रेन के पास आ जाओ। लोको पायलट की बात सुनकर मुझे भी ये लगा कि उनका कहना सही है, क्योंकि रात को कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। वैसे भी यहाँ पर बड़े खुंखार जानवर पाए जाते हैं। तभी मैं वहीं से वापस पीछे घूम गया। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि जंगल की सूखी लकड़ियों के ऊपर कोई अपने शरीर को घसीट रहा है। ये आवाज़ मुझे सिर्फ एक बार नहीं सुनाई दी, बल्कि यह आवाज़ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बीच लगातार ही चलती रही, जिस कारण इस बात को पहचानने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि जंगल में कुछ तो है। खतरे का एहसास होते ही मैं जल्दी जल्दी ट्रेन के पास पहुंच गया। पता नहीं क्यों, मगर आते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे शर्ट के ऊपर कुछ तो लगा हुआ है जो पानी जैसा है। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं लोको पायलट के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर जोर जोर से थपथपाना चालू कर दिया। एक छोटी सी चमगादड़ जो मेरे शर्ट को कसकर पकड़ी हुई थी। काफ़ी देर से कोशिश करने के बाद भी उस चमगादड़ ने मेरे शर्ट को नहीं छोड़ा, तो मैंने अपने शर्ट को ही अपने शरीर से उतार कर अलग कर दिया। लेकिन बाद में जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल उस चमगादड़ ने उस पूरे शर्ट को कुछ ही क्षण में पूरा ख़त्म कर दिया, और उसके बाद वो चमगादड़ काले धुएं में तब्दील होकर वहाँ से गायब हो गई। ये नज़ारा इतना अजीब था कि हम लोगों को समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा कि यहाँ कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं। मैं अपना सर पकड़कर जल्दी से ट्रेन के आगे पहुँच गया। लोको पायलट भी ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुक पाया और मेरे पीछे पीछे सभी लोग स्टेशन मास्टर के कमरे के पास पहुँच गए। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों में हड़कंप मची हुई थी। उन्हें जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुंचना था, लेकिन इस वक्त ट्रेन का इंजन पूरी तरीके से जाम हो चुका था। जल्द से जल्द मैकेनिक को बुलाया गया ताकि वो ट्रेन में मौजूद समस्या को जल्दी से ठीक कर सके। काफ़ी देर के बाद कुछ मैकेनिक ट्रेन के पास पहुंचे और जांच करने लगे। ट्रेन के मैकेनिक को भी ट्रेन की किसी समस्या का पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच मेरी नज़र ट्रेन के पीछे दिख रही एक बड़ी सी परछाई पर गई, जो स्टेशन के करीब लगी स्ट्रीट लाइट से दिख रही थी। उस परछाई में मैंने देखा कि कोई औरत जिसने अपने हाथ में कंगन पहन रखे थे और वो ट्रेन को पकड़ी हुई खड़ी थी। इसीलिए इसी वक्त मैं इस चीज़ को अपनी आंखों से लाइव देखना चाहता था, लिहाजा मैं उसी वक्त ट्रेन के पीछे पहुंच गया। लेकिन ये क्या, ट्रेन के पीछे का सुपड़ा एकदम साफ था, चारों तरफ कोई नहीं था। लेकिन वो परछाई कहाँ गई जो कुछ देर पहले दिख रही थी? फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि पटरियों के बीच जो पत्थर पड़े रहते हैं उन्हें कोई उछाल रहा है। तभी मैं झट से पीछे मुड़ा। तभी मैंने देखा कि कोई औरत बच्चे के भांति उछल कूद कर रही थी। और अब उन औरत की यह हरकतों को देखकर मैं और भी असमंजस में पड़ गया कि इतनी कम उम्र वाली औरत इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। मुझसे ये पूछने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी, जिसे देखते ही मैं पूरा काँप गया। मुझे अपने दादाजी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ याद आ गई। दरअसल उस औरत के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और मेरे पूर्वजों का कहना था कि जिस स्त्री के पैर पीछे की ओर मुड़े हो, असल में वो कोई सामान्य औरत नहीं होती, बल्कि एक खूंखार डायन होती है, जो कि कभी भी हम पे हावी हो सकती है और हमें ख़त्म कर सकती है। बस फिर क्या था, मैं पीछे मुड़ा और दुम दबाकर वहाँ से भागने लगा। लेकिन मेरा भागना बेकार था, क्योंकि मैं उसकी चपेट में था। उसने एक भारी भरकम आवाज़ में कहा, तुम सब मरोगे, आज के बाद यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरेगी, तुम सभी की मौत ही मेरा पहला उद्देश्य है। पता नहीं वो ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों कर रही थी। मैंने एक हल्की सी आवाज़ में डरते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है और तुम कौन हो। मेरी इस बात का सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और अपने दांतों को आपस में टकराते हुए बोली, भूल गए, कुछ ही लोगों ने कुछ हफ्ते पहले मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया था और तुम में से किसी ने मेरी मदद भी नहीं की थी। तुम लोग सिर्फ मजाक बनाने के हकदार हो, बाकी तुम लोगों से कुछ नहीं होता। तुम्हें मर्द कहने और सुनने का कोई हक नहीं है। उस औरत की बातें मेरे दिल तक पहुंच रही थी। जहां एक तरफ मैं काँप रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक दर्द भी था, क्योंकि मैं इससे पहले अनजान था कि स्टेशन पर हुआ क्या था। क्योंकि किसी भी औरत को परेशान करना एक जुर्म होता है, लेकिन वही जुर्म
खौफ का कारण कब बन जाए पता ही नहीं चलता। और उस औरत की बातों में दर्द के साथ साथ दहशत भी छुपी हुई थी। मैं उस औरत की बातों को अच्छे से समझ रहा था, मगर दूसरी ओर वो मेरे को मारने पर पूरी तरीके से तुली हुई थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सच में एक भूत से बातें करके बहुत ही अजीब फील होता है। मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान था जो सिर्फ एक परछाई की वजह से ट्रेन के आखिर तक पहुंच गया। और अब तो ये भी कन्फर्म था कि ट्रेन का ना चलने का एकमात्र कारण था, और वो है इस औरत का दहशत भरा रोब, जिसकी वजह से ट्रेन भी जाम हो चुकी है। मेरी बातों का उस औरत पर कुछ भी असर नहीं पड़ा और मैं जानता था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। बस अगर स्टेशन पर मौजूद लोको पायलट के साथ कुछ लोग यहाँ पर आ पहुँचे तभी मेरी जान बच सकती है, अन्यथा मेरी मौत निश्चित है। तभी धीरे धीरे मेरी मौत करीब आ रही थी। मतलब कि वो औरत अपने बड़े बड़े पैरों को अब मेरी ओर बढ़ाने लगी थी। उसके हाथ जो खून में भिगे हुए थे उनको अपनी तरफ आता देख मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि चारों तरफ का माहौल गूंज गया और ट्रेन में मौजूद कुछ लोग बाहर उतरने लगे। लेकिन तब तक मेरी गर्दन उसके हाथ में थी। उसने मुझे आधा हवा में उठा दिया और अब मेरी सांसें अटकने ही वाली थी कि कुछ लोगों की भीड़ अचानक ही वहाँ पर आ पहुँची। मैं हल्की सी आवाज़ में चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और तब जाकर मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ कुछ ही हफ्तों पहले यहाँ से एक औरत गायब हो गई थी, जिसने अब डायन का रूप ले लिया है। मैंने उस स्टेशन से इस्तीफा दे दिया। मैंने ये पूरी जानकारी और मदर की सहायता से उस स्टेशन को छोड़ दिया और अब दूसरे स्टेशन पर सेटल हो गया। मेरी ड्यूटी अब दूसरी जगह है, लेकिन उस दिन का खौफ मेरे दिल में कुछ ऐसा चढ़ चुका है कि स्टेशन पर टहलते वक्त भी मेरा शरीर पूरा कांप उठता है। अब गवर्नमेंट जॉब है तो रिस्क उठाना आदत सी बन गई है और धीरे धीरे अब वो डर भी खत्म होने लगा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।